डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। क्रिप्स मिशन के बाद कांग्रेस ने चीज़ों को अपने तरीके से चलाने की कोशिश की थी। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया वो इंडिया को छोड़ दें, यानी क्विट इंडिया मूवमेंट चलाई। फिर उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी लॉन्च की, जिसके तहत उन्होंने पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत नुकसान पहुंचाया, गवर्नमेंट के लॉज को डिसोबे किया। लेकिन ये सारी चीज़ें नाकाम हो गई। फिर गांधी के जहन में ये बात आई कि मुझे पहले कायद-ए-आज़म से मनवा लेना चाहिए इंडिया की पार्टीशन के बारे में, फ्रीडम के बारे में। तो उन्होंने गांधी जिना टॉक्स जो कंडक्ट हुए और CR फार्मूला सामने आया। लेकिन कायद-ए-आज़म बहुत इंटेलिजेंट इंसान थे, उनको आसानी से ट्रैप नहीं किया जा सकता था। उन्होंने कोई भी ऐसा फार्मूला मानने से इनकार कर दिया जिसमें जो मुसलमानों के पॉलिटिकल फ्यूचर को नुकसान पहुंचाता हो। अब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो चुकी थी and it was written on the wall that British will sooner or later leave India। क्योंकि ब्रिटिश मिलिटरली तो जीत गए थे, लेकिन फाइनेंशियली उनको बहुत नुकसान पहुंचा था। जंगें मुल्कों को बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो अब ब्रिटिश जो है वो वीक हो चुके थे। अब वो मज़ीद इंडिया पर अपना रूल बरकरार नहीं रख सकते थे। नज़र आ रहा था कि अब फ्यूचर में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल जाएगी। तो जंग के बाद लॉर्ड वेवल, जो कि सेकेंड लास्ट वाइसरॉय थे इंडिया के, उन्होंने एक प्लान दे दिया अपनी तरफ से इंडिया के पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और वो क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो तमाम पार्टीज़ के एग्रीमेंट के साथ बनाया जाएगा। वाइसरॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी और उसके जो उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। 6 हिंदूज़ होंगे और 5 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। जो मेजर पार्टीज़ हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स की तादाद क्या होगी? 6 हिंदूज़ और 5 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। गवर्नर जनरल जो है ही विल प्रिजाइड ओवर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सब मेंबर्स जो होंगे वो इंडियन होंगे, सिवाय कमांडर इन चीफ के, वो ब्रिटिश होगा। और जिस तरह से सेंटर में एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, इसी तरह से प्रोविंसेस में भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स को दोबारा फॉर्म किया जाएगा। अब इसी वेवल प्लान पे बात करने के लिए शिमला के मकाम पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई और उसमें कांग्रेस की तरफ से भी लीडर्स शामिल थे और मुस्लिम लीग की तरफ से भी लीडर्स शामिल थे। उसके अलावा यूनियनिस्ट पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी भी मुस्लिम्स की पार्टी थी लेकिन मुस्लिम लीग के साथ नहीं थी। और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो भी इन टॉक्स में शामिल थी, जो कि शिमला के मकाम पे हुए। और क्यों हुए? कि वेवल प्लान को डिस्कस करना था। अब इन टॉक्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है उसको एक उसका दावा ये था कि वो तमाम इंडियंस को रिप्रेजेंट करती है। इसलिए इंडिया कांग्रेस ने ये डिमांड कर दी कि वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5 मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स नॉमिनेट होने हैं, उनमें से कम एक रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस नॉमिनेट करेगी। और कायद-ए-आज़म का ये ख्याल था कि मुस्लिम लीग ही ओनली पार्टी है जो कि तमाम मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करती है, इंडिया के मुस्लिम्स को, इसलिए 5 के 5 रिप्रेजेंटेटिव्स मुस्लिम लीग ही अपॉइंट करेगी। इस बात पे दोनों पार्टीज़ के दरमियान एक झगड़ा हो गया और फिर मुस्लिम लीग ने यह दावा कर दिया कि अगर इलेक्शंस अनाउंस हो जाएं तो मुस्लिम लीग ये बात साबित कर सकती है कि इंडिया के तमाम मुस्लिम्स की नुमाइंदा जमात मुस्लिम लीग ही है। अब इस बात पे एक स्टेलमेट था, यानी एक तातुल था इस चीज़ पे। यानी मुज़ाकरात जो हैं वेवल प्लान शिमला कॉन्फ्रेंस में वो नाकाम हो गए। और अब सिर्फ इसका एक पॉजिटिव आउटकम सामने आया, वो क्या था? अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शंस, यानी इलेक्शंस अनाउंस हो गए। और ज़ाहिर है तमाम पार्टीज़ ने अपने अपने मौक़िफ़ को इलेक्शन में साबित करना था। वोटिंग के ज़रिए अवामी राय मालूम करनी थी कि अवाम क्या समझते हैं कि कांग्रेस किसकी नुमाइंदा जमात है और मुस्लिम लीग किसकी नुमाइंदा जमात है। इसी तरह से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने अपने दावों की सच्चाई को साबित करना था। अब जनरल इलेक्शंस हो गए 1945-46 में। सेंट्रल असेंबलीज़ के इलेक्शंस भी हुए और प्रोविंशियल असेंबलीज़ के इलेक्शंस भी हुए। इलेक्शंस में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मैनिफेस्टोस क्या थे? कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये था कि साउथ एशिया को एक सिंगल यूनिट के तौर पे आज़ादी मिलनी चाहिए। कोई पार्टीशन स्कीम जो है वो कांग्रेस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और कांग्रेस तमाम कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती है और मुस्लिम्स को भी कांग्रेस ही रिप्रेजेंट करती है। ये कांग्रेस का दावा था। और कायद-ए-आज़म का जनरल इलेक्शंस में मैनिफेस्टो क्या था कि हम ये इलेक्शंस पाकिस्तान के बारे में, ये एक प्लेबिसाइट है, यानी पाकिस्तान के बारे में ये इलेक्शन है कि क्या अवाम पाकिस्तान के मुतालबे के साथ
साथ हैं या नहीं हैं। अगर मेजॉरिटी मुस्लिम लीग को वोट देते हैं तो इसका मतलब है कि वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, और वरना सेपरेट होमलैंड की डिमांड जो है वो रिजेक्टेड समझी जाएगी। मुस्लिम लीग स्टेप्ड इन द एरिना ऑफ इलेक्शंस क्लेमिंग दैट इट वाज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट। और कायदे आज़म ये दावा करते थे कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, और जो है इलेक्शंस उसमें भी मुस्लिम लीग ने यही बात साबित करना थी कि वो तमाम मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, कांग्रेस मुसलमानों की रिप्रेजेंटेटिव पार्टी नहीं है। मुस्लिम लीग वांटेड द पार्टीशन ऑफ साउथ एशिया इन अकॉर्डेंस विद पाकिस्तान रेजोल्यूशन। ये इलेक्शन मैनिफेस्टो था मुस्लिम्स का इलेक्शंस में। सो द मुस्लिम्स कुड हैव फुल अथॉरिटी इन द एरिया हैविंग मुस्लिम्स इन मेजॉरिटी। ये जिन इलाकों में मुसलमानों की अक्सरियत है वहाँ पर मुसलमान आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। इलेक्शंस के ज़रिए मुस्लिम लीग को वोट देकर वो ये बात साबित करना चाहते थे। इलेक्शन कैंपेन, अब दोनों पार्टीज़ की इलेक्शन कैंपेन्स क्या थी? ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज लॉन्च्ड ह्यूज इलेक्शन कैंपेन्स। उन्होंने, जाहिर है कांग्रेस ने भी बड़े बड़े जलसे किए और इंडिया के तुलवार्स का दौरा किया और लोगों को कन्विंस करने की कोशिश की। मुस्लिम पार्टीज़, यूनियनिस्ट पार्टी, आरआर पार्टी, जमीयतुल उलमाए हिंद, मुस्लिम पार्टीज़ थी, इनके साथ उसने अलायंस बना लिया, इत्तेहाद, मुस्लिम लीग को शिकस्त देने के लिए, उसकी राह में ऑब्स्टिकल्स को खड़ा करने के लिए। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के लीडर्स जो हैं उन्होंने भी पूरे जोश से अपनी इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया। कायद-ए-आज़म की सेहत बहुत तेज़ी से गिर रही थी, उसके बावजूद कायद-ए-आज़म ने मुल्क के तुलवार, इंडिया के तुलवार्स का दौरा किया और मुस्लिम लीग को एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी बना दिया। और मुस्लिम लीडर्स जो हैं, इसका नतीजा ये निकला कि बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स ने दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप्स को छोड़ दिया और मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया। यानी एक पॉजिटिव रिजल्ट निकला कायद-ए-आज़म की और मुस्लिम लीग की स्ट्रगल का। और कायद-ए-आज़म ने अपनी पब्लिक स्पीचेस में कांग्रेस को चैलेंज कर दिया कि मुस्लिम लीग अपनी डिमांड, जो पाकिस्तान का मुतालबा है, उसको सच साबित कर दिखाएगी और लोग इंशाअल्लाह पाकिस्तान के हक़ में वोट देंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं, जो डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी थे, ख़वातीन थी, उलमा थे, सब ने मुस्लिम लीग का भरपूर साथ दिया और इस तरह से मुस्लिम लीग का मैसेज जो है वो मुल्क के तुलवार्स में फैल गया। और लोगों की ज़ुबान पर जो नारे थे कि बन के रहेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो भरपूर एक रूह फूंक दी आज़ादी की मुसलमानों के अंदर कायद-ए-आज़म की इलेक्शन कैंपेन में। अब रिज़ल्ट्स क्या थे इलेक्शन के? इलेक्शन के रिज़ल्ट्स कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग थे कि 30 मुस्लिम सीट्स थी सेंट्रल असेंबली की और 30 की 30 मुस्लिम लीग ने जीत ली। प्रोविंसेस में 492 सीट्स थी और 428 मुस्लिम लीग ने, तकरीबन 90% सीट्स मुस्लिम लीग ने प्रोविंसेस में जीत ली। मुस्लिम सीट्स वर वन बाय मुस्लिम लीग। और इस तरह से मुस्लिम लीग का ये दावा दुरुस्त साबित हो गया कि मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है और मुस्लिम अवाम जो है वो पाकिस्तान बनाना चाहते हैं।